रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से पाकिस्तान में एक और तूफ़ानी दिन। कल हमने आपको बताया था कि फोरकास्ट का इजरा हुआ है। आज मौसम ने मज़ीद सख्ती दिखाई, जानें गई, घर टूटे, छतें उड़ी, दरख्त गिरे, लोगों का नुकसान हुआ। ये अब उफ्ताद हमारे साथ है, हमने इसके ऊपर तवज्जो देनी है। लेकिन उफ्ताद और बिपता सिर्फ यही नहीं है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो हिंदुस्तान ने मचाया हुआ है। उनका वज़ीर आज़म धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करते करते कत्ल की बातें करने लग गया है। पाकिस्तान की सफारतकारी को अब बहुत तेज़ी दिखानी होगी। हम आपको इस प्रोग्राम में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन लिए चलेंगे, जहां पर हमारे एम्बेसडर्स और मंदूब हमें बता रहे होंगे कि पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है और हिंदुस्तान की तरफ से ये जो इल्ज़ामात और धमकियों का सिलसिला जारी है, इसका जवाब हमने मौसर अंदाज से कैसे देना है। एक और भी तूफ़ान है, उसको आप तूफ़ान बजट कह सकते हैं। ये तूफ़ान आने को है, ईद के फ़ौरन बाद बजट आपके सामने आएगा तो पता चलेगा कि हमारी और आपकी ज़िंदगियाँ से किस तरह मुतासर हुई हैं। लेकिन अभी तक जो कैफियत है उसको हमने मैप करना है। तो हमारे पास खुर्रम हुसैन साहब मौजूद होंगे और शहबाज राना, दोनों ज़बरदस्त सहाफ़ी और तज़िया निगार हैं। इनके पास मालूमात बहुत सी मौजूद हैं जो आपको बता रही होंगी कि पाकिस्तान के अंदर तूफ़ान बजट क्या रुख इख्तियार करेगा, कहीं पर बिजली कड़केगी, कहाँ पर बादल गरजेगा, कहाँ पर ओले बरसेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने नरेंद्र मोदी का हालिया बयान तो सुन लिया होगा, जिसके अंदर वो गोली की बात कर रहा है, वो असैसिनेशंस की बात कर रहा है। तो मैं इससे आगाज़ करूँगा। ये दुनिया को हमें समझाना आसान होना चाहिए हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के पेश नज़र के क्रॉस बॉर्डर वायलेंस और टेररिज्म कौन प्रमोट करता है, कनाडा में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में इनके खिलाफ क्या मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट है हमारे लिए इन मल्टीलैटरल फोरम्स पर? जी जी बिल्कुल। जी तरह साहब, आपने जैसे फरमाया, ये जो रिसेंट बयान है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, this I would say this is in continuation of very similar statements that the Indian leadership has been issuing irresponsibly, I would say, right from the beginning of this crisis। आपको याद होगा 22 तारीख अप्रैल से। तो ये एक तसलसल है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान तो इसको हमेशा से जानता है, लेकिन जो बैनुल अक़वामी बरादरी जिस तरह इसको देखा उन्होंने, और जो एक बिल्कुल लॉलेसनेस पर मबनी और इररिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर था बीजेपी गवर्नमेंट का इस इंस्टेंस में भी, दैट हैज कम आउट वेरी क्लियरली बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो it is something that we have been talking about with our partners here in the United Nations also। सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकातें हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के साथ ब्रीफिंग्स हुई हैं और दूसरी वाइडर मेंबरशिप के साथ। और जिस तरीके से जिस तरह आप एक मुआवजा कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत की जो अप्रोच है ओवरऑल with regard to how these issues can be and must be addressed and resolved, उसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी अप्रोच इंटरनेशनल लॉ पर मबनी है, जिसकी अप्रोच डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात पर मबनी है, और दूसरी तरफ एक मुल्क है जो कि खुद ही एक इल्ज़ामात लगाता है और फिर उसके ऊपर खुद ही एक जजमेंट देता है और फिर खुद ही एक हमसाया मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है, ऑल इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर। सो देयर इज अ great deal of difference between the overall approach of the two countries, and I think this is helping us quite a lot in our outreach to the international community। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी उन्होंने बयान दिया है और उस बयान के अंदर दोबारा उन्होंने अपनी नीयत का इजहार किया है और हमने कुछ किया नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए, अब ये गेट बंद करेंगे तो पानी रुक जाएगा, वो गेट खोलेंगे तो वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, वगैरह वगैरह। और अभी तो हमने सिर्फ मुअत्तल की है ट्रीटी, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये भी एक मल्टीलैटरल फोरम का बहुत बड़ा इशू है। इसमें सिर्फ ट्रीटी ही इन्वॉल्व नहीं है, करोड़ों लोगों का जो हक है पानी के ऊपर, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा एक्नॉलेज हक है, उसके ऊपर ज़रबे कारी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के गिर्द भी हमारी बहस होगी यहाँ पर।
जी बिल्कुल, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दिस हैज बीन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं, एंड अगेन इट रीइंफोर्सेस व्हाट वी हैव बीन टेलिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड स्पेशली एट द यूएन। सेक्रेटरी जनरल के साथ भी मुलाकातों में और सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग भी हुई थी 5 तारीख को, उसके अंदर भी इंडस वाटर ट्रीटी का को उठाया गया था, और बहुत सारे काउंसिल के मेंबर्स ने उसके ऊपर अपने व्यूज भी दिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये तो बायलैटरल ट्रीटी है पाकिस्तान और भारत की, लेकिन जो रूल्स जो गवर्न करते हैं वाटर शेयरिंग को, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं, दे इफेक्ट मैनी ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो इसको पूरे इशू को जिस तरीके से इन्होंने इसको व्हाट दे कॉल पुट इनटू अबेयंस जो किया है, जिसकी ना सिर्फ गुंजाइश इस ट्रीटी के अंदर नहीं है, बायलैटरल ट्रीटी के अंदर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं है। सो इसको बहुत सारे मुल्क बड़े इसको गौर से देख रहे हैं और कंसर्न के साथ देख रहे हैं। इवन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने ये कहा कि जी दे आर concerned, the international law should be respected, the treaty obligations must be respected. So there is a lot that is being discussed and commented about the Indus Water Treaty, and the once again the illegal, unlawful, unilateral actions that India has taken regard to this. इस फसाद की जो बुनियाद है वो पहलगाम हिंदुस्तान ने बनाई। उस मामले के ऊपर अभी तक जो हमने तहकीक की या हमारे सामने जो मामलात आए, ना कोई बंदा पकड़ा गया है, ना इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई पेशरफ्त है। तो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक ख़ित्ते को न्यूक्लियर जंग के दहाने पर ले जाने वाला जो मामला है पहलगाम, उसके ऊपर इन फोरम्स में जहाँ पर आप मौजूद हैं, यूएन के फोरम पर और उससे मुंसलिक जो दूसरी बॉडीज़ हैं, वहाँ पर कोई तवज्जो है कि भाई इनसे पूछे तो सही कि जहाँ से आपने आगाज़ किया था उस आगाज़ के ऊपर तहकीक क्या हुई है? क्या ये भी एक डिबेटिंग पॉइंट है? जी बिल्कुल है। देखिए वो 22 तारीख को ये इंसिडेंट होता है, और जाहिर है कि एक टेररिस्ट इंसिडेंट है तो उसकी जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो तो नेशन ही होती है, और वो बहुत अतराफ से इसकी मजम्मत की गई, पाकिस्तान ने खुद की, फिर सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेटमेंट इशू की। जिस तरह अभी हालिया जो खुशदार वाला वाकया है इसके ऊपर भी स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल ने इशू की। तो वो एक स्टैंडर्ड एक रिस्पांस है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक मेन इशू था वो ये था कि छूटते ही 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ामात की बौछार थी, और जिसका पाकिस्तान ने बड़े एक जिम्मेदाराना तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका जवाब दिया। फिर उसमें ये भी आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था कि जी इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं था, ना कोई शवाहिद थे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये, और जो बात हम शुरू से बता रहे थे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो मेंबर्स को, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, सेक्रेटरी जनरल को, कि देयर इज़ नो एविडेंस and there is nothing to prove any linkages of cross border or whatever, and they are moving in a certain direction, जो कि नज़र आ रहा था कि 2019 पुलवामा वाला जो एक सिम थी उसके ऊपर वो जा रहे थे। तो जिस तरह ये टाइम गुजरा और फिर जिस तरह इन्होंने इसको एस्केलेट किया विदाउट अगेन प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, और अभी चंद दिन पहले उनके जो दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने लाइव टीवी पे ऊपर कहा है कि जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। यहाँ पे उनकी एक टीम भी आई हुई थी पिछले दिनों में, जो मॉनिटरिंग टीम से भी मिले हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस, कोई लिंकेजेस वो उनके पास नहीं थे, और इट इज़ वेरी एविडेंट कि इट वाज ए स्क्रिप्टेड ब्लेम, और उसके ऊपर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इसको, आउटरीच को, टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सो आई थिंक दैट दे हैव मिजरेबली फेल्ड इन दिस। और आपने इसको बात बिल्कुल सही एक पॉइंट उठाया कि एक इंसिडेंट को लेकर आपने दो ऐसे ममालिक जो भारत और पाकिस्तान, जिनकी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हैं और जिनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं,
उनको उस दहाने पर लाके खड़ा कर दिया जहां पे सारी दुनिया परेशान थी। तो मेरा ख्याल है वो जो रिस्क था, जो एस्केलेशन हुई हुई थी, उससे ज्यादा वो माइंडसेट जो भारत में मौजूद है, जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और जो माइंडसेट है, जो कि एक इंसिडेंट को पकड़ के दो ममालिक को, साउथ एशिया के पूरे पीस एंड सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकता है, दैट माइंडसेट इज वेरी वेरी डेंजरस. इट्स इवन मोर डेंजरस देन द एस्केलेशन दैट टुक प्लेस इन माय व्यू. एक क्विकली अगर मैं दो आपसे बातें पूछ पाऊँ, एक तो आपका बयान था सलामती कौंसिल के मुबाहिसे के दौरान, आपने इज़हार ख्याल किया था और भारत जो है वो ख़तरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है और तोसी पसंदी और अहम आबी रस्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट थी या आपने भारत का जो तवीलुल मुद्दत एक ख्याल है कि पाकिस्तान को आबी रास्तों के ज़रिए घेरा तंग कर सकता है, ये उस पॉलिसी से मुतल्लिक थी? जी, उनकी लॉन्गर टर्म पॉलिसी को बेसिकली वी वर पोर्ट्रेइंग दैट दैट वाज ए डिबेट in the UN Security Council on maritime security, international maritime security and navigation. So, uske context mein, it was a wider discussion in which we, referred to their longer term objectives, how they are building their naval capabilities for strategic objectives. बिल्कुल आखिर में दुनिया में और भी बहुत सारे मामलात हैं और जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर दुनिया का हर बड़ा इशू सामने आता है। गज़ा की बदतरीन सूरत हाल हो वो फोकस में है, प्यूटिन की तरफ से जो नया ऑफेंसिव है यूक्रेन, वो मामला आपके सामने है, अमेरिका और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो अब लड़ाई की तरफ माइल होते हुए नज़र आ रहे हैं, यमन के अंदर मामला चल रहे हैं और दूसरे और दिलदर भी हैं। इस दौरान जो बैनुल-अक़वामी तौर पर तवज्जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात पर कितनी होगी? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स में कितना स्टेमिना या हियरिंग कैपेसिटी मौजूद है कि वो हमारा केस सुन पाए? जी, मेरा ख्याल में अगर आप उसको ओवरऑल इंटरनेशनल स्टेज पर देखें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजोनेंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिसेप्टिविटी, देर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन, कंसर्न, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पिछले कुछ हफ्तों से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, और एट द सेम टाइम जब वो डी एस्केलेट हुआ है, सीज फायर हुआ है, तो उसके ऊपर भी देर वॉज ए काइंड ऑफ ए वेलकमिंग सिचुएशन जिसमें तमाम ममालिक जिन्होंने कोशिश, जिन्होंने अपनी एफर्ट्स की to de-escalate the situation, and also they played a role in bringing about the ceasefire. So that attention is there, and this is despite the fact that, as you mentioned, there are so many other global issues which are being debated here at the UN, also in the Security Council and outside the Security Council. Many things are happening outside the Security Council. But I would say that the main thing which is there for Pakistan to take forward is that जो ममालिक जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया इंडिया पाकिस्तान में इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, डी एस्केलेट करने में और सीज फायर के लिए, और साथ ही साथ जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका भी एक रोल था, ही ऑल्सो ऑफर्ड हिज गुड ऑफिसेस। इन सब ने जब जिस जगह वेलकम किया सीज फायर को, वहां पे इन्होंने ये एक खास बात की कि नाउ इट इज टाइम फॉर द टू कंट्रीज to engage and discuss their wider issues and resolve their outstanding issues through dialogue and diplomacy and renewed dialogue. ये तमाम लोगों ने बात की, अमेरिका ने भी की, सेक्रेटरी जनरल ने भी की है। ये वो एक और चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो रवैया, जो रिस्पॉन्स है, वो आपने देखा है कि बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव वेलकम दीज कमेंट्स एंड दीज ऑफर्स, जबकि भारत आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर वो इससे भी भाग रहा है। एक तरफ तो वो मुनहरिफ है कि जी अमेरिका ने या दूसरे लोगों ने उन्हीं की अपनी रिक्वेस्ट पे सीज फायर भी करवाया और उसको भी मानने से आ रही हैं, और दूसरी तरफ जो एक ग्लोबल कम्युनिटी कह रही है कि जी आप बातचीत करें,
और मसाइल को हल करें और ड्यूरेबल पीस स्टेबिलिटी की बात करें, वो उससे भी भाग रहा है। तो कश्मीर का मामला मेरा ख्याल है इस पूरे वाइडर कॉन्टेक्स्ट में ये फिर से सामने आया है, इंटरनेशनलाइज भी हुआ है, इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। और मेरा ख्याल है कि आगे जाने का रास्ता तो वही है जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू है। पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। Now the ball is on India's court. They need to show that kind of responsibility which the international community is expecting from both countries. आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये आपने देख लिया जी। अब सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के कुर्ब जवार में ही जंग नहीं है, वाशिंगटन एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है। ये डेलीगेशन जून के पहले हफ्ते में न्यूयॉर्क से होते हुए वाशिंगटन लैंड करेंगे और वहाँ पर इनके लिए एक बड़ा मेन्यू तैयार है। हमने ये जंग हर महाज पर लड़नी है। हमारे पास रिजवान सईद शेख साहब मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर और ज़ाहिर डेलीगेशन की तमाम लॉजिस्टिक्स और उनकी मीटिंग्स उनसे बखूबी वाकिफ़ भी हैं और इन्होंने ये सारे मामला तय करवाए हैं। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाशिंगटन में और भी बहुत कुछ हो रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के और भी, जिसको वो कहते हैं लांझे, बहुत सारे हैं वहाँ पर। तो किस किस्म का ये दौरा होगा? टाइम कम होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करने का, या आपके ख्याल में यहाँ पर जो मुद्दा हम लेके आ रहे हैं उसकी मांग काफ़ी होगी? जी शुक्रिया तलत साहब, पहले तो अपने प्रोग्राम में लेने का। और जहाँ तक वाशिंगटन में इनके आने का, हमारे वफ्द के और उनके प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, तो आपकी बात बजा है कि यहाँ पे एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन वक्त है और ख़ासकर वो हफ्ता है जिसमें ये वफ्द आ रहा है। क्योंकि इनके अपने जो माली मसाइल हैं यहाँ पे, बजट के और उनकी जो, जिनको वो अप्रोप्रिएशंस कहते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ रकूम जो हैं वो मुख्तस की जाती हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए, वो हफ्ता है, तो काफ़ी मसरूफ़ उनका वक्त होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि इस दारुल हुकूमत में भी और दुनिया में भी एक ख़ासी तशवीश जो है वो पाई जाती है उस सूरत हाल पे जो जनूबी एशिया में हमारे सामने आ रही है। और बावजूद इसके कि जंग बंदी हो चुकी है, और पहले तारीख ये बताती है कि जब भी जंग बंदी हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान, दुनिया तवज्जो देती है और उसके बाद फिर अपनी नज़रें हटा लेती है फ़ौरन। और उसमें ये दारुल हुकूमत भी ज़ाहिर है कि शामिल है, जिसका पहले भी एक तारीख में हिस्सा रहा है कशीदगी को कम करने में। लेकिन इस मर्तबा थोड़ा फ़र्क ये है कि हम देख रहे हैं कि उनकी क़यादत की जानिब से मुसलसल इस बात की जानिब इशारा किया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बजाय इसके कि कशीदगी को फ़रोग़ दिया जाए, तिजारत को फ़रोग़ देने की बात की जाए और एक अमन की सूरत हाल पैदा की जाए। और उसमें बार बार जो मरकज़ी नुक्ता है, कश्मीर का जो मसला है, वो भी उभर कर सामने आता है। और इसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि उनकी क़यादत की जानिब से बयानात आ रहे हैं, तो अभी तक ये मामला जो है ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सिफारती हलकों में, हुकूमती हलकों में, उनके जो जहाँ फ़िक्री हलके हैं उनमें, तालीमी हलकों में, ये मामला पहले की निस्बत कम अज़ कम ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़िंदा है। और इसी के गिर्द हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त के लिए ऐसी मुलाकातों का, ऐसी नशिस्तों का अहतमाम किया जाए जो हमारे नुक्ता नज़र को भरपूर अंदाज में पहुँचाने में मददगार साबित हों। जिस तरह आपने बताया उससे मुझे पता चला कि ज़ाहिर है इसमें हुकूमत के नुमाइंदगान भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के, इसमें अपोजिशन के नुमाइंदगान भी होंगे, इसके अंदर फ़िक्री मामलात को तय करने वाले या उस पर तहकीक करने वाले तहकीकाती इदारे भी होंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग भी होंगे, सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आई सपोज़ भी होंगे। हमारा सिंगुलर एजेंडा क्या है? क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तरफ से देख रहा था, अभी तक जो मीटिंग्स का हमने प्रोफाइल डेवलप किया वो बस एक ही बात करेंगे और कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर, अगर नहीं तो बहुत बड़े हिस्से में, जो दहशत गर्दी होती है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ताल्लुक उससे जुड़ता है और रियासत पाकिस्तान में और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं है, लिहाजा आगे फिर वो उनका एक पूरा अपना केस है। तो हमारा सिंगुलर फोकस क्या है? हमारा सिंगुलर फोकस ये है जी कि जो जनूबी एशिया है वो एक हसास तरीन ख़ित्ता है, जहाँ पर एक तारीख़ मौजूद है कशीदगी की।
और फिर उस कशीदगी की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान में एक ऐसी इंतज़ामिया है, एक ऐसी हुकूमत है जो मुसलसल जब से वो हुकूमत में हैं, न सिर्फ एक हिंदुत्वा के दहशतगर्दाना फ़लसफ़े पर अमल पैरा हैं, दाखिली तौर पे भी अपने मुल्क के अंदर भी, बल्कि वो अपने तौसी पसंदाना बल्कि तसल्लुत पसंदाना अज़ायम को उनका बरमला अजहार कर रहे हैं, उनको उसको हवा दे रहे हैं मुसलसल, और उसको अपने इंतखाबी खसारों को पूरा करने के लिए अपनी इंतज़ामी नाअहलियों को उसमें जो खला है उसको पुर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ऐसे ख़ित्ते में जहाँ पे बहरहाल गो के कोई भी उस तरफ जाना नहीं चाहता, पाकिस्तान तो यकीनन उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन एक जौहरी सलाहियत मौजूद है, एक तकनीकी सलाहियत मौजूद है जिसका दुनिया ने अभी चंद दिन पहले ही मुजाहरा देखा है, और ख़ासे मोहलिक हथियार दोनों तरफ जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इसलिए कशीदगी का ये बयानिया, ये तबले जंग हर वक्त बजाना, और मुस्तकिल जो है वो ये कहना कि हम ये कर डालेंगे और वो कर डालेंगे और रोटी नहीं और गोली का इंतज़ार कीजिए, इस किस्म के बयानिए जो हैं ये मुनासिब नहीं हैं, ये ज़िम्मेदाराना नहीं हैं। और इस खित्ते के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है पैमाना होना चाहिए किसी भी कशीदगी की सूरत हाल की तरफ जाने का, बजाय इसके कि उसको बिल्कुल नीचे ले जाया जाए और कहा जाए कि कुछ भी अगर पत्ता भी हिला तो हम चढ़ दौड़ेंगे। तो इस किस्म का रवैया जो है वो मोहलिक है, और वो सिर्फ इस इलाके की तारीख बताती है कि जब भी यहाँ कोई मामला शुरू हुआ है, चाहे वो दहशतगर्दी का हो, अफ़गानिस्तान से है और चीज़ें हैं, वो यहाँ पे मकामी नहीं रहता है, उसका दुनिया में एक दायरा उसका फैलता है। और हमें इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ की तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए, सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान ही नहीं बल्कि शायद वसी तर तारीख़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे इलाके की हमें ज़िम्मेदाराना रवैयों की कोशिश भी करनी चाहिए, तकाज़ा भी करना चाहिए। और इसमें आलमी बिरादरी का एक किरदार है, क्योंकि अगर ये मसला कश्मीर जिसकी तरफ तवज्जो अब सबकी है, अमरीकी क़यादत तक की है, अगर इसको हल कर दिया जाए तो शायद अमन पसंदी की तरफ जो है उनकी क़यादत भी, उसका भी रुझान हो जाए, और उनको भी ये समझ आ जाए कि इस रवैये के की वजह से शायद इंतखाबात में तो कोई कामयाबी हो सके, लेकिन इलाके में और दोनों मुल्कों के जो पसमानदा अवाम हैं उनकी तरक्की की राह में ये बहुत बड़ी रुकावट होगी। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। हम आपको गाय बगाए तकलीफ़ देते रहेंगे, जानना चाहेंगे कि हमारे डेलीगेशन ने वहाँ पर क्या काम किया और उसके बाद वहाँ पर सोच में कितनी तब्दीली आई। फौरी नताइज ज़ाहिर है हम ना मांग रहे हैं ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर दूरस नताइज मुरतब हों तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तवील मुद्दत झगड़ा है। एक विज़िट के ज़रिए इसके बारे में तसव्वुर तब्दील नहीं होगा। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के वाशिंगटन में एम्बेसडर रिजवान सईद शेख साहब की बातें सुनी। प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। कोई ज़माना था जब बजट बनाना बड़ा आसान होता था, हमें पता है कि हुकूमत ने हमारे साथ क्या करना है, हुकूमत को पता होता था कि उसने क्या करना है, और फिर IMF के साथ मामलात कैसे तय करने हैं। अब तीनों जावियों से आप देखें, हमें नहीं पता कि हुकूमत ने हमारे साथ क्या करना है, हुकूमत को ये नहीं पता कि उसके पास कितनी गुंजाइश मौजूद है। IMF जिसने पाकिस्तान के साथ मुआहदा तय किया हुआ है वो भी मखमसे में है कि हुकूमत ने क्या करना है जिसकी बुनियाद पर हम इस मामले को हतमी तौर पर तय कर लें। ये बजट तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ा अहम है। हमारे पास खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं और शहबाज राना, दोनों पाकिस्तान के बेहतरीन मईशत का तजिया करने वाले और समझ बूझ रखने वाले, मालूमात रखने वाले हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। तो मैं शहबाज क्विकली अगर आपसे पूछ पाऊँ, मैं आपकी एक स्टोरी देख रहा था जिसमें आपने बताया कि शराइत अब IMF की तरफ से कुल 50 हो गई हैं। ज़रा स्टोरी की डेडलाइन थोड़ी सी पुरानी है तो हो सकता है ज़्यादा हो गई हो। ये 50 शराइत जो हैं ये अनहोनी हैं, ये गैर मामूली हैं पिछले सालों के बजट्स को देखें जो IMF के कहने पर बनाए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, ये जो 50 शराइत है ये सिर्फ बजट से रिलेटेड नहीं है। ओवरऑल जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है 3 साल का, ये उसका हिस्सा है। पहले जब ये IMF ने प्रोग्राम अप्रूव किया था तो रफली को 40 कंडीशंस थी, 39 टू बी प्रिसाइज। उसमें 3-4 किस्म की उसमें शराइत होती है। एक में कुछ बजट से रिलेटेड टारगेट्स होते हैं, एक्सटर्नल से रिलेटेड टारगेट होते हैं जो जिनको ये बोलते हैं क्वान्टिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं, शराइत होती हैं। फिर कुछ परमानेंट किस्म की शराइत होती हैं, जैसे आप टैक्स एमनेस्टी नहीं दे सकते। जो तीसरी कैटेगरी होती है उसमें इंडिकेटिव
टारगेट्स होते हैं, शराइत होती है, जैसे एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है, सूबों की टैक्स कलेक्शन है। चौथी जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जो सही इस्लाह जहाँ पे वो शराइत होती है। वो जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे वो आईएमएफ ने 11 नए ऐड किए हैं। अब क्या ये नंबर अनहोना है? पहले भी माजी में ऐसे होता रहा है। माजी में इतनी ज्यादा शराइत नहीं होती थी। जब भी आईएमएफ का रिव्यू होता था तो डेफिनेटली 3-4 1 2 3-4 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आ जाते थे। इस दफा 2-3-4 नहीं 11 नए उसमें बेंचमार्क्स उन्होंने ऐड किए हैं। तो विच इंडिकेट्स कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पे आईएमएफ ये समझता था कि हुकूमत पाकिस्तान को काम करना था, उन्होंने नहीं किया, तो वहां पे उन्होंने और ज्यादा चीजों को टाइट किया है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा यूजुअल, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखें, हुकूमत का ये मानना है कि ये नई शराइत नहीं है, जो कंटिन्यूएशन ऑफ दी ओल्ड कंडीशंस है। कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने कहा कि जब पिछले साल सितंबर में आईएमएफ से प्रोग्राम साइन हुआ तो उसमें नहीं थे, जैसे 26वीं आईनी तरमीम जो थी, आपको पता अक्टूबर 2024 में आई, और जब 26वीं आईनी तरमीम आई उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को उनकी सपोर्ट लेने के लिए जब इन्होंने बात की तो उन्होंने आगे से शर्त लगाई थी कि सूद का जो निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए जनवरी 2028 तक। तो आईएमएफ का इसके ऊपर यह था कि अगर आप जनवरी 2028 तक सूद का निज़ाम ख़त्म करें तो बैंकिंग सिस्टम जो है, जो सूद के ऊपर बेस कर, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप उसकी हमें स्ट्रेटेजी देंगे अगले चंद माह में। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ बनता था इनका उसके नई शराइत का आना, लेकिन कुछ ऐसी थी जो उनको लगाना इसलिए पड़े कि हुकूमत वहां पे परफॉर्म नहीं कर रही थी, या उनका ख्याल था कि ये नहीं कर पाएगा। खासतौर पर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से देखें तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से जो कवानीन थे जो सूबों से रिलेटेड हैं वो पास तो हो गए लेकिन ताखीर से पास हुए। फिर उसकी जो कलेक्शन होनी है उसका कोई मैकेनिज्म ऐसे डिफाइन नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक शर्त उन्होंने लगा दी। तो एक तो जरूरत थी वक्त की, और दूसरा जो पिछले कोई 5-6 माह में जो मजीद नया कोई काम हो उसको कवर करने के लिए नई शराइत वहां पर आई है। जी खुर्रम, मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, मैंने 3 स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया, अवाम, हुकूमत और आईएमएफ। चौथा स्टेक होल्डर भी हमें सामने लाना चाहिए, हालात, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये कितना मुश्किल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपको एक तरक्की की तरफ माइल बजट पेश करना है? ये काफी मुश्किल सिचुएशन है तलत अगेन, लेकिन माजी में पाकिस्तान ने इससे ज्यादा मुश्किल या इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस फेस किए हैं और तो निकल तो जाते हैं, लेकिन इन सिचुएशंस में होता यह है कि कोई बड़ा किसी किस्म का मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिर्फ सिचुएशन को संभालना जो है उसी में सारी एनर्जी लग जाती है लोगों की। इसमें आपने तो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स का नाम लिया, इसमें एक चौथा स्टेक होल्डर भी हमें ऐड करना होगा, विच इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत एक इम्पोर्टेंट तरीके से इम्पैक्ट होने जा रही है। जो कस्टम्स ड्यूटीज जिस तरह से रिफॉर्म की जा रही है नेशनल टैरिफ पॉलिसी में, जो नई वाली भी अनाउंस करने वाले हैं और जो बजट के अंदर लिखी जाएगी, जिसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, तो एक उनको भी और उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उसको भी संभालना जो होगा वो गवर्नमेंट का ही काम होगा। तो आई थिंक बिटवीन अवाम अपनी पॉलिटिकल जो उनकी प्रायोरिटीज है उनको उनकी देखभाल करना, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मैनेज करना, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करना और साथ साथ इंडस्ट्री को भी रिफॉर्म करना जो एक एजेंडा होगा, और इसको किसी तरह से इस हुकूमत को संभालना पड़ेगा अगले माली साल में। शहबाज, अगर आप दिफाई बजट के हवाले से बात कर पाएँ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सिर्फ दिफाई बजट से ही नहीं टैकल होनी, आपने और 10 जगह हैं जहां पर आपने खर्चे करने हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स थे जिनकी बुनियाद पर आईएमएफ के साथ हम इंगेज कर रहे थे, वो तो जंग ने उनको छक्का लगा दिया। आपके ख्याल में ये अब ऐसा मामला है जिसके ऊपर दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की समझ आ सकती है, बिलखुसूस आईएमएफ को, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात क्या हैं? तलत साहब, आईएमएफ को ऐसा पाकिस्तान के दिफाई बजट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही होना चाहिए। आईएमएफ एक सिंपल उनका एक चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ अखराजात करने हैं तो उसके मुकाबले में जो महसूलात हैं, जो टैक्सेस हैं, वो किधर से आएंगे, हमें उसका बताएं, आप खर्चा कर लें। तो उनका जो प्राइमरी गोल होता है वो एक प्राइमरी बजट सरप्लस के नाम से, जिसका मतलब ये कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद वफाकी हुकूमत के पास जो बाकी पैसा बचता है उसके बाकी जितने भी अखराजात हैं उससे अगले साल कोई 2100 अरब रुपया ज्यादा होना चाहिए। उनका ये एक ओवरऑल गोल है। जहां तक दिफा के अखराजात की बात है, वो आपकी वक्त की जरूरत है, आपको तैयार रहना है।
जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं और जो उनका एजेंडा रहा है पहली 2 टर्म्स में भी और अब तीसरी टर्म में भी, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कोई लैक्स किस्म की कोई डिफेंस पॉलिसी हो या किसी भी वजह से 200-400 अरब रुपए के लिए हमारी कोई जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स है वो अफेक्ट हो, या अगर कोई माजी की प्रोक्योरमेंट्स की हैं उसकी अदायगियां ना हो, ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ये पहले वाली सूरत हाल नहीं है और इसी को सामने रखते हुए जो मेरी इत्तला हुकूमत इसी किस्म की बजट साजी की तरफ जा रही है। जहां तक उसके अगेंस्ट पैसा निकालने की बात है, बड़े आराम से हो सकता है। आज भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट की, शरह सूद 11% है, मुल्क के अंदर जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो 0.3% है, 10 माह की मजमूई जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो 5% भी नहीं है। तो अगर हुकूमत 8-9% के ऊपर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को ले आए तो 1% शरह सूद कम करने से तकरीबन 300 से 330 अरब रुपया बचत होती है सालाना। तो 1% सूद कम करे, डिफेंस की नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ नीयत की बात है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इन्होंने हमें जो 4 साल पहले एक पट्टी पढ़ाई थी कि जो शरह सूद है उसका ताल्लुक जो है वो आपके एनुअल इन्फ्लेशन रेट से होता है, कोर इन्फ्लेशन से नहीं होता। तो अपनी उसी पट्टी के ऊपर रहे जो इन्होंने हमें पढ़ाई थी और वहां से इंटरेस्ट रेट कम करके पैसा निकाल लें। हम ये अफोर्ड अब नहीं कर सकते। मैं ये ऐसा पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, एज एन एनालिस्ट भी अगर आप देखें जो खित्ते की सूरत हाल बनती जा रही है, जो जिस किस्म की आपकी नीड्स हैं, आप 50 अरब 100 अरब 150 अरब रुपए के लिए किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज अब नहीं कर सकते। यू आर नॉट इन अ सिचुएशन जहां पे आप लैक्स किस्म की डिफेंस स्पेंडिंग कर सके। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है और इसके लिए उसी लिहाज से अगले साल बजट एलोकेट करना पड़ेगा। खुरम, पट्टी पढ़ाई थी और हमने पट्टी चलाई थी। अब क्या वाकईतन ये वो सोर्स है जिसके जरिए हम ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या और सेक्टर्स भी हैं जहां से हम अपनी मदद आपके तहत पैसा जनरेट कर सकते हैं? और आईएमएफ का फार्मूला तो वही है कि खास मार्जिन रख के अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो लगा लें जहां पर लगाने हैं आपने। तलत, दिस इज द मेन थिंग कि गवर्नमेंट ने अभी जितनी रेवेन्यूज खींच के निचोड़ के निकाल सकती थी मौजूदा जो रेवेन्यू बेस है और जो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं जो अपने हर साल टाइम पे अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनसे जितना निकाल सकते थे वो तो कर दिया उन्होंने। अब मजीद अगर उनको और निकालने होंगे रेवेन्यूज तो उसके लिए बेस को ब्रॉडन करना जरूरी होगा। और बेस ब्रॉडनिंग में फिर आपको सर्विसेज में जाना होगा, आपको रिटेलर्स के पास जाना होगा, आपको प्रोफेशंस के पास जाना होगा, आपको डॉक्टर्स, लॉयर्स, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और तमाम जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो नॉन कंप्लायंट है, इनफॉर्मल सेक्टर में जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको लाना होगा टैक्स नेट में। और एग्रीकल्चर इनकम्स जिसके ऊपर कुछ कागजी कार्रवाई तो होती हुई नजर आ रही है, कानून पास हो गया है, लेकिन किस हद तक एक्चुअली उसमें से रेवेन्यू रिकवरीज होंगी वो तो अब हम अगले साल में ही देखेंगे। तो ये सारे काम अब करने होंगे बिकॉज आई थिंक मौजूदा रेवेन्यू बेस तो काफी हद तक जितना हो सकता था हो गया उसमें काम। एंड वील सी नाउ, वील सी कि किस हद तक ये लोग कर सकते हैं वो काम जो पिछले 30 सालों में और कोई हुकूमत नहीं कर सकी। तलत शहबाज, बिल्कुल आखिर में आपसे और खुरम से क्विकली, आवाम की दिलचस्पी है बजट के अंदर वो यही होती है कि हमें रिलीफ कितना मिलेगा। वो रिलीफ तनख्वाहों की बढ़ोतरी की शक्ल में भी होता है, वो टैक्स की कमी की शक्ल में भी होता है ख़ास मद के अंदर, वो कभी पेंशन को आप बढ़ा देते हैं उस शक्ल में भी होता है। इस मरतबा जो हालात हैं, आपको रिलीफ की क्या कैफियत नज़र आती है किसी भी सूरत में? तला साहब, ओवरऑल जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन जहाँ तक तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेशन की बात है, हम सब ने मिलकर पिछले कोई 10 माह से हुकूमत के ऊपर 11 माह से एक दबाव तो रखा हुआ है जिसको हुकूमत के कम से कम इस हद तक क्रेडिट में जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये एक्नॉलेज और करते हैं कि येस दिस इज एन इशू कि सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस ज्यादा होगी, उसका हमने कुछ कम करना है। जो कुछ कम करना है वो कितना है, उसका ऑल्टरनेट क्या है। मैंने अपनी खबर में भी लिखा था कि आईएमएफ की तरफ से ये प्रपोजल आया कि अगर आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम करने तो कर लीजिए, तो फिर आप पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगा दें। जो पेंशनर से पैसा रेज होगा उससे आप कॉम्पनसेट कर दें तनख्वाहदार तबके के ऊपर। जो हुकूमत ने आगे से जो मेरे जराए ने बताया, ये कहा कि ये पॉलिटिकली डिफिकल्ट फैसला होगा क्योंकि जो पेंशन जिन पेंशन को हिट करने जा रहे हैं उन पेंशन को हिट करना कोई इतना इनके लिए आसान नहीं होगा, एक चीज। बट एक एप्रिसिएशन है हुकूमत के पार्ट के ऊपर कि वो इशू को एक्नॉलेज कर रही है। तो कुछ ना कुछ इनको सैलरीड की जो टैक्सेशन है उसमें जो है वो कमी करनी पड़ेगी। मैं नंबर दोबारा दोहरा देता हूं, मैं पिछले 2 हफ्ते से दोहरा रहा हूं कि 437 अरब रुपया तनख्वाहदार तबके ने टैक्स पे किया है 10 माह में
ताजरों के 35 लाख के मुकाबले में 35 लाख एक तरफ कर लें और 437 अरब रुपया दूसरी साइड पे कर लें। जहां तक तनख्वाह में इजाफे की बात है वो भी ऑन द कार्ड्स है। हुकूमत अनलाइक इन द लास्ट ईयर जब 20 से 25% के करीब इनको मुख्तलिफ पे स्केल्स के अगेंस्ट इन्होंने रेस दिया था, इस दफा शायद उतना ना हो, मे बी 10% की हो, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ हो सकता है। बाकी को बहुत ज्यादा इनके पास स्पेस नहीं है। एक आध जगह पे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिलीफ देंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एक मेजर आने वाला भी है टैक्स के हवाले से, वो अगर कहीं से कुछ न्यूट्रलिटी होती है उसको ऑफसेट कर देगा। और खुरम, आपके ख्याल में रिलीफ की कैफियत क्या हो सकती है बजट में? रिलीफ आई थिंक जहां जहां तक इनको मजबूर किया जाएगा रिलीफ देने के लिए उधर तो इनको देनी पड़ेगी, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रिफॉर्म्स के थ्रू एंड व्हाट नॉट। लेकिन आई थिंक चीजों की कीमतें कम करना, मिसाल के तौर जैसे पेट्रोल या बिजली, ये गुंजाइश बहुत कम मुझे नजर आ रही है। आई थिंक जिस किस्म के कंडीशंस इनके ऊपर लगाई गई हैं, तो तरह आपकी तरह मैं भी देख रहा हूँ कि अगर रिलीफ देने की बात कर रहे हैं जो इनको देनी तो पड़ेगी, वो किस शक्ल में दे सकेंगे, आई एम नॉट श्योर। आप दोनों का बजट की कैफियत तो ये है, अभी बजट साजी का अमल तो जारी है, लेकिन डेट हमने आगे कर दी है। देखते हैं कि जब डेट आएगी तो उस दिन हतमी डॉक्यूमेंट हमारे सामने क्या रखा जाएगा। लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं जितने किसी ज़माने में हुआ करते थे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।